बाबा जी, ये तारा डूबना क्या होता है? और कहते हैं कि इन दिनों इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल डूबा हुआ, कहते हैं कि इस बार का तारा डूबना रिपीट हुआ है 135 साल बाद। कृपया बताएं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? गौरव। देखिए, ये ज्योतिषीय गणनाएं हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सत्य हैं, लेकिन व्याख्यायित गलत है। लिखने वालों ने ठीक लिखा, कारण और थे, बना दिए गए और। ज्योतिष के ऊपर आज जो ये नकली ज्योतिषी आपको गुमराह करने लगे हैं, इनका भंडाफोड़ करने के लिए हम अलग से एक चैनल बनाएंगे, जिसमें ज्योतिषीय गणनाओं, तंत्र मंत्र यंत्र वगैरह का सारा उल्लेख आपको मिला करेगा। शुक्र और बृहस्पति, ये दो तरह के तारे होते हैं। तारा डूब जाए तो शुभ काम नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता, ये इन्होंने बताया नहीं, पता नहीं। बताएंगे क्या? बृहस्पति देवगुरु हैं, शुक्र राक्षस गुरु हैं, दैत्य गुरु हैं। ये दोनों ही गुरु हैं। एक राक्षस गुरु है, एक देव गुरु है। लेकिन ज्योतिषविदों ने इनको गड्ढ-मड्ढ कर दिया। कारण क्या था? अगर ये समझेंगे तो ठीक से समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये क्यों के ऊपर बात आके अड़ जाती है। ये तुम्हारे ज्योतिष के ज्ञाता क्यों के ऊपर आकर बात को सुलझा नहीं पाता। इतनी गहराई में गए नहीं। पैसे कमाने का ढंग था, बस जितने पैसे कमाने के ढंग तक सहज बातें थीं वो सीखने गई, कानों से कानों तक बात पहुंचती गई और आजीविका के साधन बनते गए। किसी ने खोज नहीं की कि कारण क्या है। क्यों शुक्र के उदय होने पर, अस्त होने पर, बृहस्पति के उदय होने पर, अस्त होने पर इनके अलग से प्रभाव पड़ते हैं। आइए थोड़ा समझें इस बात को गहराई से। कारण क्या था? शुक्र क्या है, बृहस्पति क्या है, और शुभ काम क्यों नहीं करने चाहिए। शुक्र के अस्त होने के बाद सिर्फ शादी नहीं करनी चाहिए। और शुक्र के अस्त काल में अगर शादी की जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, ये भी बताता हूं। क्यों नहीं करनी चाहिए, पहले मैं इस बात को विस्तार से बताऊंगा। इसको तारा डूबना भी कहते हैं, जब शुक्र अस्त होता है। शुक्र अस्त क्यों होता है?
जैसे ही कोई ग्रह सूर्य की परछाई के भीतर आ जाता है वो अस्त हो जाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तारा सूर्य है। सूर्य के प्रभाव के भीतर आने के बाद ये तारे अपना प्रभाव खो देते हैं, डूब जाते हैं। इन्हें कहते हैं तारा डूबना। आमतौर से जब सूर्य किसी भी ग्रह के 15 डिग्री के ऊपर आ जाता है, उसी राशि में या अगली राशि में, तो वह डूब जाता है तारा। शुक्र डूब जाता है जैसे ही सूर्य शुक्र से 15 डिग्री के ऊपर आ जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको शायद समझना है। ज्योतिष के ज्ञाता इसे समझ पाएंगे, नहीं समझने वाले समझ लें। अस्त होते हैं सूर्य के प्रभाव में आने के बाद 15 डिग्री के ऊपर। जैसे ही सूर्य से शुक्र या बृहस्पति या कोई भी ग्रह आ जाएगा, वह अस्त हो जाएगा, यानी अपना प्रभाव खो देगा। शुक्र के अस्त होने के बाद सिर्फ शादी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ क्यों? शुक्र से बना है शुक्राणु। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। शुक्र के अस्त होने से शुक्राणु नहीं बनते हैं। बनते हैं तो कमजोर बनते हैं। कमजोर बनते हैं तो उन कमजोर शुक्राणु से जो बच्चा पैदा होगा ढुलमुल होगा। शंकर भगवान के पास कोई गया था, ब्राह्मण देव कहने लगे कि पुत्र चाहिए तो भगवान शंकर से पुत्र मांग लो, कोई फल चढ़ा दो। एक पुत्र चाहिए, एक केला चढ़ा दो। दो पुत्र चाहिए, दो चढ़ा दो। बाजार में गया, एक पैसे का एक, एक पैसे का एक। दूसरा कहता है एक पैसे के दो। उसने कहा ये बढ़िया, केले चलो। देखा केले पिलपिले, खाए तो जा नहीं सकते। वो एक पैसे के दो ले आया, आके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। खाने तो पता ही होता है, भगवान ने है नहीं, पत्थर थोड़े खाएगा। ये कहानियां हैं कि पत्थर खाता है। इनके भीतर के कारण कुछ और थे। आकर दो केले चढ़ा दिए पिलपिले से। वर्ष भर बाद दो पुत्र हुए, जोड़ा, बड़ा खुश हुआ। जब पुत्रों को देखा ब्राह्मण ने, दोनों पुत्र कमजोर, पिलपिले से, रंग काला, डब्ब खडब। उसने शिकायत की कि भगवान ये तो अन्याय हो गया, मैंने तुझे दो केले दिए थे, तूने दो पुत्र दिए। पुत्र तो दिए, लेकिन ये डब्ब खडब्बे, ये पिलपिले पिलपिले, ये क्या दिए? तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर कहने लगे, भाई केले कैसे चढ़ाए थे? आप जानते हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म के अनुसार ही मैं तो फल दूंगा। पिलपिले पिलपिले केले, पिलपिले पिलपिले बेटे, अब जाओ यहां से। शुक्राणु कमजोर पैदा होंगे अगर शुक्र ग्रह अस्त है तो। और सिर्फ शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी का मकसद बच्चे पैदा करना होता है, अपने वंश की बढ़ोतरी होती है। पिलपिले पिलपिले बच्चे पैदा होंगे, क्या करेंगे? सारी उम्र मगज खपाई होगी, कोई रिसर्च न कर पाएगा। कोई गोल्ड मेडल न जीत पाएगा, किसी भी काम के अंदर निपुण न होगा, क्योंकि सारे अंग कमजोर हो गए। शुक्राणु के कमजोर होने से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऋषियों ने बात नहीं समझाई, दैवज्ञों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, मैं समझा देता हूं। शुक्र अस्त में शादी कीजिए, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन शुक्र अस्त में बच्चे पैदा मत कीजिए। अब मैं इस चीज को बाइफरकेट कर देता हूं, समझा देता हूं आपको। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह की किरणें पड़ते ही हमारे शरीर में वीर्य की गुणवत्ता प्रबल हो जाती है। आपको पता ही नहीं होगा, जो बच्चे पैदा होते हैं अगर कमजोर मानसिक या शारीरिक रूप से पैदा होते हैं, अवश्य ही उन दिनों में तारा शुक्र अस्त हुआ होगा। और आप क्योंकि इस बात का ज्ञान नहीं रखते, आप उन दिनों में अंतरंग क्षणों में चले जाते हो बच्चे पैदा करने के लिए। जब दिन बढ़िया होते हैं, शुक्र अपने चरम पर होता है, उच्च स्थान में बैठा होता है, मीन का शुक्र होता है, उच्च होता है, लगन में बैठा होता है। आप देखिए बच्चे पैदा करके, यही बच्चे हैं जो नोबेल जीत के लाते हैं। यही बच्चे हैं जो वैज्ञानिक बुद्धि के होते हैं। लेकिन समझाए कौन? अगर कोई खोजबीन करेगा तो ही समझाएगा। अभी 10 दिन पहले मेरे पास कमेंट आया, आप कहते हो बाबा फुर्सत के लम्हे पैदा करो, कैसे करें? दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पारिवारिक पोषण असंभव हुआ जा रहा है, एक बच्चे तक का पेट नहीं भरता, विद्याएं महंगी हैं, चरम सीमा पर महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी, प्राइवेट नौकरी 10-5 हजार मिलता, मकान अपना नहीं, किराया देना पड़ता, कैसे गुजारा करें? फुर्सत के लम्हे कैसे गुजारा करें? फुर्सत के लम्हे पैदा ही नहीं होते। बाल बच्चों की परवरिश के अंदर ही सारा धन खर्च हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। हमारे पास तो, आप कहते क्रिया योग करो, हमारे पास तो 1 घंटा भी, खाना भी हम वहीं खाते हैं ऑफिस के भीतर बैठ के, जल्दी जल्दी में। क्या करें? मैंने कहा ये बाबा की गलती नहीं, बाबा ने जो बात बताई वो आपको अपने अंतर उतरने की बात बताई। अब बेरोजगारी है कि महंगाई है, इससे बाबा को कुछ लेना नहीं।
ये आपकी गलती है। हमारी कैसे बाबा? आपकी गलती है। आपने सरकारें गलत चुन ली, जिनके कारण महंगाई हुई वो गलत आदमी चुन लिए। आपने सेवक नहीं चुने, आपने राज धर्म निभाने वाले नहीं चुने, आपने राजनीति करने वाले लोग चुन लिए। ये बाबा, ये दोनों का क्या फर्क है? राज धर्म निभाने वाले लोग नहीं चुने, राजनीति करने वाले लोग चुन लिए। मैंने कहा ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। राजनीति वाले व्यक्ति वो होते हैं जो सिर्फ राज करने की नीयत से चलते हैं। बस राज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, झूठ बोलना पड़े, कफर तोड़ना पड़े, लेकिन जीतना है, किसी तरह भी जीतना है। दूसरी तरफ से जीतकर आ गए किसी और पार्टी से। लालच बहुत बड़ी चीज है। चाणक्य ने सही कहा, साम दान दंड भेद। लालच से कोई व्यक्ति खरीदा जा सकता है, या तो डर से खरीदा जा सकता है, भय, या लालच से। डर दिखा दो, छापा मरवा दो, नहीं माने लोभ दे दो, ये ले भाई 10 20 50 100 करोड़ ले ले, इधर आ जा, और साथ में और भी फौज ले आ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे भीतर अकल नाम की कोई चीज है? बाबा क्या करे इसमें? बाबा तो एक कमरे में 10 साल से बैठा है, उसको तो बाहर ही नहीं पता गली में कौन गया कौन आया। तुम्हारी राजनीति से कोई इंटरेस्ट नहीं उसे। बाबा न रोटी खाता है, न तुम्हारे चस्के स्वाद लेता है। बाबा ना फिल्म देखता है, ना उसको फिल्म देखनी है। बाबा के आगे जो फिल्म चल रही है वो बड़ी सुंदर है, बस वही फिल्म मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मेरा कोई प्रयोजन नहीं। बाबा आपसे कोई फीस नहीं लेता। और आप उनके पास जाते हो जो आपसे फीस मांगते हैं। जो आपसे एंट्रेंस फीस लेते हैं। सरकारें ढंग से चुने, जो आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरी करके आपको फुर्सत के लम्हे दे सकें। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। ये सिर्फ बच्चों को पालना ही लक्ष्य नहीं होता, और भी लक्ष्य है एक बहुत बड़ा भारी, स्वयं को पाना। कुछ आनंद वानंद भी तो चाहिए। आप क्षणिक आनंदों में ही समय गुजार देते हो, उस अखंड आनंद का तो आपको कोई खबर भी नहीं देता कि वो होता भी है। आधे लोग इस सामाजिक भेदों के कारण नास्तिक हो गए। मार्कस क्यों नास्तिक हो गया? क्या था कारण? मार्कस कहता है कि एक भूखा मरे, एक की तिजोरियां भरी हों, मुझे ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए, मैं इंकार करता हूं। कसूर वितरण प्रणाली का, लूटा कैपिटलिज्म ने, दोष परमात्मा के ऊपर। यही तो गड़बड़ है। तुम्हारी सोच को मोड़ दिया जाता है। जब तुम कहते हो बेरोजगारी, रोजगार दो, तो नेता कहते हैं वो देखो सामने शेर आ रहा है, खा जाएगा। और आप इतना हौसला नहीं जुटा पाते कि शेर खाता है तो खा जाए, भूख भी तो खा ही जाएगी।
भूख मारे, इससे अच्छा शेर की भूख मर जाए बढ़िया। तुम इतनी जरूरत का भी दिखा नहीं सकते, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम सरकारें ढंग से पैदा करो, तुम्हारे हाथ में शक्ति है। तुम कहते हो हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में। और किसके हाथ में? वोटों के वक्त ये लोग तुम्हारे पांव पकड़ते हैं नहीं, तुम्हारे हाथ में, तभी तो तुम्हारे पास आते हैं। तुम क्यों नहीं बुद्धि बरतते? तुम क्यों पौवा बोतल लेकर बिक जाते हो? और फिर तुम्हें पता है, तुम सारी संविधान की शक्ति इन लोगों को दे रहे हो, एक शराब के पौवे, अधिये और बोतल के दाम पर। बाबा से क्या पूछते हो? फुर्सत के लम्हे तुम पैदा करोगे अच्छी सरकारें बनाकर। अब जब भी वोट आए, इनसे पूछना रोजगार दोगे भाई? नहीं दिया तो फिर लिख के दो। 1 साल का वक्त दिया, नहीं रोजगार मिला, हम गद्दी से उतारने के हकदार होंगे। हम अपने हाथ कटा लेते हैं आज। आप शर्त रखते ही नहीं, बुनियादी जरूरतें तो पूरी होनी ही चाहिए। मरोगे क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बुनियादी जरूरतें होनी ही चाहिए। मेरे दूसरे परिवार के करीब 60-70 लोग अमेरिका में हैं। कोरोना के वक्त आपके घर बैठे राशन, पैसा, सारी व्यवस्था घर बैठे उपलब्ध हो जाती है। यहां दान मांगा जा रहा है, घर में बंद लोगों से दान मांगा जाता है, जो बेचारे कोई रोजगार ही नहीं करते। घरों में ताड़ दिए गए हैं और उनसे कहा जा रहा है कि दान दो। ये सरकार है? मैं किसी विशेष पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, मैं सत्य के पक्ष में हूं। भूख लगती है तो खाना चाहिए। बाबा नानक कहते हैं, वंड छको। तुम गरीबों का माल अपनी तिजोरियों में ठूंस लेते हो। यह वंड छकने की बात नहीं, बाबा से उलट है बात। बाबा कहते हैं पहले पड़ोसी को पेट भरने दो, फिर तुम खाओ। यही लंगर की प्रथा कहती है। लंगर बांटने वाला कभी पहले नहीं खाता। लंगर बांटने वाला पहले दूसरे का पेट भरता है, जो कि बुनियादी जरूरत है। कपड़ा भी ना डालोगे चलेगा। ऐसी प्रजाति हैं जो नग्न रहती हैं। सिर पर छत ना होगी तो चलेगा। आदि काल के लोग कहाँ मकान होता था उनके पास? यही पेड़ों के नीचे विश्राम कर लेते थे। लेकिन खाने के बिना नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। और खाना कैसे पैदा होगा? रोजगार से, नौकरी से, व्यापार से, कारोबार से। अगर नहीं पैदा होता तो सरकार दे। सरकार तुमसे टैक्स लेती है कि नहीं? तुम्हें पता ही नहीं। आज तो बच्चों के दूध तक के पे टैक्स लगा दिया गया है। नहीं नहीं, ये गलत है। अगर टैक्स लेना जानते हो, टैक्स लो, कोई बात नहीं। सरकारें टैक्स नहीं लेंगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा? लेकिन डेवलपमेंट तो करो। जिस चीज के लिए टैक्स वसूला जाता है वो काम तो करो भाई। तुम नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दे दो।
क्यों अड़ते हो बीच में आकर कि नहीं हम ही करेंगे, करते हैं नहीं। अब की सरकार बनाना, किसी को वोट देना, मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन चीखना मत कि बाबा फुर्सत के लम्हे पैदा नहीं होते। सुबह से शाम तक बच्चों का भरण पोषण करने में लग जाता है, ये उलाहना मत देना। फिर चाहे जिसको वोट देना, कम से कम ये उलाहना मुझे मत देना। मैंने जो बात थी आपको बतला थी। शासक को नियुक्त करना आपके हाथ में है। अगर आप गलत शासक के आगे अपना हाथ कटवा लोगे तो वैसा ही परिणाम आएगा। अगर सही शासक के हाथ में आप सत्ता को सौंप दोगे तो परिणाम सही आएगा। आपको मेरे आगे शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज धर्म निभाने वाले लोग चुनो, राजनीति करने वाले लोग नहीं। राजनीति लोग करने वाले अपने लिए श्रम करते हैं, राज धर्म निभाने वाले लोग जनता के सेवक होते हैं। ये फर्क है चाणक्य की नीति में। अपने सुख और दुख को पैदा करने के मालिक तुम स्वयं हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकता हूं। फिर मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी विशेष का न तो हितैषी हूं, मैं राजनीति से मेरा कोई लागा देगा ही नहीं। ये सत्य है, इस बात को कोई असत्य साबित कर दे तो मैं जिम्मेवार हूं। किसको मत दो, किसको न दो, ये मेरा काम नहीं, ये आपका काम है। आपका भला कौन कर सकता है ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन शिकायत मत करो कि बाबा हमारे पास फुर्सत के लम्हे मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक आदमी को 8 घंटे काम करना काफ़ी से भी ज़्यादा है। 8 घंटे ईमानदारी से व्यक्ति काम करे, बहुत है। लेकिन रोजगार मिलेगा तभी कोई काम करेगा ना। शुक्र के अस्त होते ही आपके भीतर परमात्मा ने ये जो प्रकृति बनाई है बड़ी अजीब है, बड़ी शानदार है। इसका कोई हिसाब आप लगा नहीं सकते। परमात्मा को आप इनकार कर सकते हो, लेकिन आपके कारण गलत है। एक बाप बेटों को सब कुछ सौंप के चला गया कि ये लो बेटा, मेरी कमाई, इसको आप बांट के खा लेना। बलवान बाकियों का हक छीन ले, खुद के लिए रख ले, तो बाप जिम्मेवार है इसके लिए। कसूर किसका? बलवान का। बलवान ने क्यों छीना अपने छोटे भाइयों का हक? तो यहां फर्ज क्या बनता है कि सभी भाई एकत्रित होकर उस बलवान से अपना अपना हक बंटवा ले। पूंजीवादिता की धारणा ही गलत है। इसलिए आधी दुनिया नास्तिक हो गई, सिर्फ इसीलिए कि पेट नहीं भरा जाता। कमाल की बात। सभी नास्तिक किन्हीं न किन्हीं सामाजिक परंपराओं के कारण, गलत मान्यताओं के कारण नास्तिक हुए। इसमें परमात्मा का कोई कसूर नहीं। परमात्मा सृजना करके अपनी सृजना के भीतर स्थित है। वह नहीं चाहता कि मेरा एक बच्चा भूखा मरे। वह ये भी नहीं चाहता
कि मेरा एक बच्चा ज़्यादा खाकर उल्टियाँ करे, दोनों ही बातें गलत है, लेकिन तुम करते हो, उसका कोई दोष नहीं, तुम्हारी वितरण प्रणाली का दोष है। पिछले 100 वर्षों में कुछ व्यक्तियों ने बड़ा सुंदर प्रभाव छोड़ा इस धरा पे, इस प्लेनेट पे। लेकिन उनकी धारणाएं सीमित थी। मार्क्स की धारणा द्रव्य तक सीमित थी। सिगमंड फ्रायड, उसकी धारणा मनस के बाहरी तत्वों तक ही सीमित थी। बस वो अचेतन तक जा पाया, उसके आगे जा नहीं पाया। शासक होना चाहिए जनक जैसा, लेकिन दुविधा यहीं खड़ी होती है कि जनक जैसा शासक नसीब नहीं होता। विदेह, जिसको देह का मोह नहीं अपना। लोग परिवार छोड़ के आ जाते हैं, परिवार नहीं छोड़ना, देह का मोह छोड़ना। विदेह राज कर सकता है, जनक विदेह। जनक की 19 पीढ़ियां, 19 जनक हुए और सभी विदेह हुए, वो थे राजा। राज कर ही हो सकता है जिसको अपने शरीर का मोह नहीं। सीधी सी परिभाषा 2 अक्षरों में लिख लीजिए। राज कौन कर सकता है? विदेह। विदेह कौन होता है? जिसको अपने शरीर का मोह है। जनक राज कर सकता है, 19 जनकों की पीढ़ियां हुई, उन्होंने राज किया। ऐसे ही व्यक्ति राज करने के योग्य होते हैं, जो खुद की चिंता न करेगा, जनता की चिंता करेगा, वह राजा बनने के योग्य है। जैसे लांगरी होता है, मैंने बहुत से लांगरी देखे हैं, लंगर बरताते हुए लोग सबका पेट भर देते हैं, सभी को जबरदस्ती कहेंगे एक कड़छी और ले लो, एक पूरी और ले लो, सब्जी और ले लो, और आखिर में उनके लिए खुद के लिए बचता नहीं, भूखे रह जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। शुक्र के अस्त होने पर, शुक्र जब सूर्य की परिधि में आ जाए, मैंने आपको बताया कि 15 अंश तक अगर शुक्र सूर्य के समीप रह जाता है तो वो अस्त होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे अस्त हो जाता है। फिर जब 15 अंश से दूर चला जाता है तो वह ग्रह उदय हो जाता है। खैर, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपके काम की बात यही है कि शुक्र के अस्त होने के बाद शादी करें, कोई तकलीफ नहीं। बच्चे पैदा मत करें, कमजोर होंगे, पिलपिले होंगे, बुद्धिमान ना होंगे, किसी भी क्षेत्र में तरक्की ना कर पाएंगे। पिलपिले पिलपिले आपको ढूंढने पड़ेंगे सारी उम्र। गर्भ धारण के लिए इसीलिए हमारे ऋषियों ने कुछ तिथियां बनाई। शुक्र अस्त के दौरान स्त्री गर्भ धारण न करे, ये शब्द लिख लीजिए। कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण अगर आपको किसी और भ्रम में डालता है, उनको नजरअंदाज करता है। वो मूड है, उसे पता नहीं, उसने रिसर्च नहीं की। शुक्र की किरणों से हमारे शुक्राणु
बलवान बनते हैं। और जैसे ही जो बीज बलवान होगा, बीज की क्वालिटी होती है ना, चावल की क्वालिटी होती है, पूसा वगैरह, और गेहूं की क्वालिटी होती है, उसमें से जो झाड़ है, जो फल लगता है, वो ज़्यादा मन होता है और उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, पोषक तत्व बहुत होते हैं। सो क्वालिटी ऑफ सीड डिफर करते हैं। क्वालिटी ऑफ सीड बढ़िया होना चाहिए अगर इस धरती को मूढ़ धारणाओं से मुक्त करना है। मूढ़ मतियों की कोई कसूर नहीं है, उनके माता पिता का कसूर है। अविद्या के कारण उन्होंने गलत वक्त पर बच्चों को जन्म दे दिया। अब एक सूत्र यह लिख लें, शुक्र अस्त के दौरान स्त्री गर्भ धारण न करे। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, पिलपिले पिलपिले। ना गोल्ड मेडल जीतेंगे, ना नोबेल जीतेंगे, ना अच्छे धावक बन जाएंगे, ना अच्छे खिलाड़ी होंगे, ना अच्छे कारोबारी होंगे, ना अच्छे राजनेता होंगे। यानी क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी, उनकी सोच भी गलत होगी। ऐसे ही लोग ज्यादा अंधभक्त होते हैं। हमने बच्चे पैदा किए, हमने इस मुख्य चीज का ख्याल ही ना किया। आपने प्रश्न पूछ लिया, मैं ठीक से इस व्यक्ति को जानता भी नहीं। सच पूछो तो मैं इतने सब्सक्राइबर्स में से बामुश्किल 150 लोगों को जानता हूँगा, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। मुझे तो पता भी नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण सवाल कोई मुझसे पूछ लेगा और बिना पूछे मैं जवाब नहीं देता। बात की कनेक्शन में अगर कोई बात आ जाती है तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। आज आपने महत्व सवाल पूछ लिया जो कि बिल्कुल रूट का सवाल था। हम कहते थे बच्चों को क्या बनाए, कुछ भी बनाओ, अगर सीड अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। और बीज अच्छा शुक्र अस्त में ठीक फल नहीं लगता। वही केले पिलपिले, 1 पैसे के 2। इस बात को आप ध्यान में रखना, लिख लो, शुक्र अस्त के दौरान स्त्री गर्भ धारण न करे। इसलिए शादी की मनाही की थी, क्योंकि तुम शादी करते हो, हमारी सामाजिक प्रथा है, फिर सुहाग रात, बच्चे पिलपिले। हमने वक्त को विचारना बंद कर दिया, इसलिए हम मार खा गए। जिन बच्चों ने बड़े होकर नोबेल जीता, उनके माँ बाप भी जानते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है। अकस्मात हो गया, उन लम्हों में वो गर्भ धारण हो गए, जिनसे उनको बलिष्ठ शरीर और बुद्धि मिली। कुछ सीड बीज बलवान था, कुछ माहौल बलवान हो गया और बच्चा नोबेल जीत लाया, गोल्ड मेडल जीत लाया। ये अनासुरती हुआ, लेकिन मैं आपको सुरती की बात समझाता हूं। जाग के आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्यों है। ये दरड़ा मत मारो जोशियों की तरह, इसके भीतर उतर कर इसका तथ्य प्रकट करके लेके आओ। सिर्फ मात्र जंत्रियां लिखने से कुछ नहीं होगा।
तुम्हें अपनी शक्ति इन्वेंशंस के भीतर डालनी होगी। कैसा हुआ तो क्यों हुआ, ये प्रदोष काल के भीतर दीपावली का पूजन करते क्यों हैं, इसका कारण समझो आप। ये बताना कोई मुश्किल नहीं कि प्रदोष काल में दीपावली का पूजन करो, क्यों करो, ये कारण नहीं आप बता पाओगे। और ज्योतिषाचार्य वही होता है जो कारण भी साथ बता दे। सूर्य ग्रहण में गर्भवती स्त्री बाहर न निकले, चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्री बाहर न निकले, क्यों न निकले, ये नहीं बता पाओगे। थोड़ा बहुत बता दोगे, उसकी बैक में रूट में ना उतर पाओगे, यही गलती रह गई। आपने पूछा ये तारा क्या होता है, अस्त क्या होता है। शुक्र अस्त सिर्फ शादी के लिए, शादी भी करो कोई बात नहीं, लेकिन औलाद पैदा ना करो, बच्चे पैदा ना करो शुक्र अस्त काल में। अब दूसरा बृहस्पति, ये तो था दैत्य गुरु, अब आ गए देव गुरु बृहस्पति। ये भी अस्त हो जाए तो कहते हैं शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। क्यों? बृहस्पति की रेंज हमें बुद्धि प्रदान करती है। एक योग आता है गज केसरी योग, अगर बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठा हो तो उसे गज केसरी योग कहते हैं। चंद्रमा शीतलता दे और बृहस्पति बुद्धि दे, और शीतलता बुद्धि में समा जाए तो क्या बात है। शीतलता से बुद्धि का प्रयोग किया जाए, वो रिसर्च स्कॉलर होता है, बड़ी शांतिपूर्वक जो खोज करता है। कभी भी क्रोध में कोई रिसर्च नहीं होती, ध्यान रखना। रिसर्च हमेशा होती है शांत क्षणों में। बुद्धि के शांत क्षणों में रिसर्च होती है। तो गज केसरी योग बनेगा जब बृहस्पति के साथ चंद्रमा होंगे। मुझे आपकी जंत्रियों से कुछ नहीं लेना, मैंने जो खोज की उसके ऊपर मैं बतला रहा हूं। कृपया इसके ऊपर कोई किंतु परंतु मत कीजिएगा, मैं अपनी खोज को बता रहा हूं, जो मैंने देखा, जो मैंने खोजा, जो मैंने देव पुरुषों से पूछा, जो मैंने सिद्ध बुद्ध पुरुषों से पूछा, मैं उसकी बात करूंगा। बृहस्पति बुद्धि का दाता है, इसलिए आमतौर से हमारी माता कहती थी कि बच्चे को दाखिल करा के आना है तो वीरवार को लेके जाना, बृहस्पतिवार को लेके जाना। उन्हें पता नहीं था कि क्यों, लेकिन इतना पता था कि बृहस्पतिवार को लेके जाना, ये भी काफी शुभ है, ये भी हमें सीधा राह दिखलाता है। अब आमतौर से कहा जाता है कोई शुभ काम करने जाना हो तो मीठी दही खा के जाना। अब उसका कारण नहीं पता उनको क्या है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने पता तो हैं, आगे से आगे कान से कान, लेकिन उसके भीतर का अर्थ क्या है ये उन्हें नहीं पता, भेद क्या है ये नहीं पता। बुद्धिमान व्यक्ति का बृहस्पति शुभ स्थान में बैठा होगा, वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। सही अगर जोशी है, वह बृहस्पति की स्थिति को देखकर बता देगा कि यह आदमी बुद्धिमान है कि बुद्धू है। बुद्धिमान है, बुद्धू है, या बुद्ध हो जाएगा। ये तीनों बातें
हम शास्त्रों की स्थितियों से बतला सकते हैं। खैर, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। विद्या अध्ययन के लिए, सिर्फ विद्या अध्ययन के लिए नया घर प्रवेश करना हो, शादी के लिए योग्य वर या वधू चुननी हो, अब समझाऊंगा मैं आपको बात। शुक्र सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए, बृहस्पति बहुत, बृहस्पति के अस्त होने से तो शुभ काम करना ही मत। क्यों? ड्राइवर की बुद्धि ही फेल हो जाए तो गाड़ी टकराएगी, एक्सीडेंट होगा। बृहस्पति का उदय होना आवश्यक, अति आवश्यक है। अगर आपका बृहस्पति बली है तो आप महाविद्वान बनोगे। शुक्र से ज्यादा बृहस्पति की जरूरत है उदय होने की। लेकिन यहां क्योंकि किसी को राह दिखाने का मसला ही नहीं है, बहुत मेरे पास आ जाते हैं लोग, बाबा ये मुहूर्त निकाला शादी का। मैं कहता हूँ छोड़ दो इसको, मुहूर्त गलत है ये। अब वो अपने हिसाब से देखो, इस जंतरी में लिखा, मैंने इस जंतरी को क्या करना है, मैंने अपनी जंतरी से बताना है आपको। मुझे तुम्हारे पंचांग नहीं चाहिए। पंचांगों का पंचांग मेरे भीतर बैठा बतला रहा है, ये गलत है, मत करो। बहुत वर्षों की बात है, मैं कमीशन एजेंट की आड़त की दुकान पर बैठा था। मेरे पास कोई व्यक्ति आ गए, वो भी आड़त का काम करते थे। पंडित जी देखना, ये दोनों पत्रियों का मिलान करके, मुझे क्या पता ये कहां कहां जाके टक्करे मार के आया। मैंने कहा ये शादी मत करो। कहता क्यों ना करे? मैंने कहा ये तुम्हारी समझ में आने वाली बात नहीं है। क्यों का मतलब, तो ये तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो कम से कम 10-15 साल में मिलेगा, समझाऊंगा। 27 नक्षत्र होते हैं, 28वां अभिजीत होता है, इतने चरण होते हैं, भाई लंबा मसला है। तुमने जो बात पूछी है वो पूछ लो, ये शादी मत करना, बात खत्म। अगर पंडित जी कर दी तो लड़की घर नहीं पहुंच पाएगी अपने ससुराल, है ऐसा। तो पंडित जी हमने तो कर दी, तो फिर ठीक है, कर दी तो मेरे पास क्यों है? आप विद्वान हैं, आप में कोई लोभ लालच नहीं, आप कोई माथा नहीं टिकवाते, आप बता देते हैं, ठीक निकलता है, इसलिए आपके पास आ गए। तो मैं पहले आ जाते, पक्का करने से पहले आ जाते हैं। नहीं बाबा इसका कोई उपाय बताओ पंडित जी। नहीं मेरे पास कोई उपाय नहीं। यह होगा, अगर इस लड़की की ये पत्री ठीक है और उस लड़की की ये पत्री हॉरोस्कोप ठीक है, ये शर्त है साथ में। कल को तुम कह दो वो तो ठीक पहुंच गई, इस बात को मैं नहीं जानता, मैंने कौन सा तुमसे कुछ लेना है। मैं विद्या बताता हूँ, विद्या देख के। दोनों पत्रियां अगर सही हैं, बिल्कुल सही हैं, तो फिर लड़की अपने ससुराल नहीं पहुंचेगी। वणिक हूं, बणिया हूं, बणिया की जुबान की कीमत होती है। मैंने जुबान दे दी, सब कुछ लेन देन हो गया, सिक्के बट गए, मिठाइयाँ बट गई, मुंह मीठे हो गए, सब कुछ हो गया। अब क्या करें? मैं कहा कड़वा होने का इंतजार करो।
मीठा तो हो गया। नहीं बाबा, ऐसे अशुभ शब्द मत बोलो। अरे भाई, मैं कहाँ अशुभ शब्द बोल रहा हूं? तुमने पूछा, मैं तुम्हारे पास उठ के गया हूं क्या? तुम मेरे पास आए हो, क्यों आए हो? असत्य भाषण मैं नहीं करता, सत्य तुम सुन नहीं सकते, तो मेरे पास आए क्यों? खैर, लोक लाज, सामाजिक लज्जा कैसे तोड़ें, क्या करें? लेन देन हो गया, बात खुल गई, समझ गए? हाँ, खुल गई सारी, सब हो गया, लेन देन हो गया, फेरे बाकी रह गया, अब पंडितों की बकवास बाकी रह गई। बारात आ गई, फेरे हो गए, बारात चले गए, नई कार दी थी दहेज में, खोल लिया गया था कार, बड़ी कार देनी पड़ेगी। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ये हमारी ही मंडी की बात है, हमारे शहर की बात है। बारात घर नहीं पहुंच सकी, ना लड़का ना लड़की। कुछ बेचारे भी रगड़े गए, वो बेचारे आप समझ सकते हो। बृहस्पति के अस्त होने में बुद्धि कमजोर पड़ती है, शुक्र के अस्त होने में शुक्राणु कमजोर पड़ते हैं। बुद्धि के अस्त, बृहस्पति के अस्त, बुद्धि के अस्त होने से बुद्धि कमजोर होगी, फैसले ढुलमुल होंगे। जितने सुंदर फैसले के परिणाम आने चाहिए वो नहीं आएंगे। इसलिए बृहस्पति के अस्त होने में कोई अहम फैसला न ले। नीच का बृहस्पति हो या बृहस्पति अस्त हो जाए, उस काल में कोई अहम फैसला न करे। दैवज्ञ पुरुष मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जब जब बृहस्पति नीच राशि में गया मकर में, अपने पूर्ण अंशों पे, 5 अंशों पे नीच का हो जाता है, तब तब इस विश्व पर कोई न कोई गहरा संकट मंडराया। जैसे जैसे बृहस्पति 12 वर्षों के बाद ये कुंभ का मेला जो 12 वर्ष के बाद लगाया गया था, ये यूं ही नहीं लगाया गया था। वो सिर्फ यही था कि बृहस्पति मकर में आ गया है, नीच राशि में, 1 वर्ष के करीब रहेगा। गंगा स्नान करो, ध्यान पूजन करो, दान पुण्य करो, आनंद से बैठो। काम धाम मत करो, फैसले गलत हो जाएंगे। 12 वर्ष के बाद जो कुंभ का यही मतलब था। आप तो जानते हैं, आप तो बस ये जानते हैं कि ये तिथि है, ज्यादा कुंभ स्नान की मुख्य तिथियां ये हैं। कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिसर्च कोई, पिछली जंत्रियां उगाड़ के देख लो, हजारों लाखों सालों के। जब जब बृहस्पति अपनी नीच राशि की मकर राशि के 5 अंशों पे आया, विश्व में गहरा उत्पात मचा। कोई विश्व युद्ध हुआ, कोई महामारी आई, कोई खाद्यान्न संकट आया, कुछ बड़ा संकट आया।
क्योंकि बृहस्पति ही बुद्धियों को सद्बुद्धि देता है। बुद्धि ही हर ली गई या निर्बल हो गई तो फैसले गलत होंगे। फैसले गलत होंगे तो कोई ना कोई पुतिन कोई कबाड़ा खड़ा करेगा, कोई ना कोई हिटलर कोई कबाड़ा खड़ा करेगा, कोई मुसोलिनी कोई चिंगेज। बुद्धि विकृत हो गई। थोड़ी सी आंख झपक जाए ट्रक ड्राइवर की, गाड़ी के ड्राइव का, गया काम। दैववश अगर बच जाए तो बच जाए, अन्यथा दुर्घटना होगी ही होगी। बृहस्पति का विशेष ख्याल रखना है। इसके अस्त होने पर आपने कोई शुभ कार्य का बड़ा फैसला नहीं लेना है। कामकार खोरो, कामकार तो करो, लेकिन मैंने जो शब्द बोला वो गहराई से सुनो। बृहस्पति के अस्त होने पर अहम फैसला मत करो। वो आज नहीं कल और कुछ वक्त डालकर आप पछताओगे उस फैसले पे जो आपने उस काल में अहम फैसले लिए थे अपनी जिंदगी के लिए। शुक्र काल में शुक्राणु, बृहस्पति काल में बुद्धि। और बुद्धि जरा भी खिसक गई, फैसला गलत। और फैसला गलत तो परिणाम बड़े दुष्कर होंगे, कितनी पीढ़ियों को भोगने पड़ेंगे। इसलिए बृहस्पति को देवों का राजा कहा गया। बच्चा गलत पैदा हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। कोई दुर्योधन पैदा हो जाए, भगवान कृष्ण तक को चैलेंज करते हुए हैं। ऐसे मूढ़ लोग हुए हैं। बृहस्पति और शुक्र ये अगर अस्त हो जाएं, और अस्त कैसे होते हैं, 15 डिग्री के ऊपर सूर्य आ जाए वो अस्त हो जाते हैं। बुनियादी चीज मैंने कैलकुलेशन किया, आपको बतला दी, और क्या होता है इनसे वो भी बतला दिया। शुक्राणु कमजोर हो जाएं तो भी बड़ी मुश्किल है। और बुद्धि झपकी ले ले ये भी बड़ी मुश्किल। दोनों चीजें घातक हैं, और इसलिए इन दोनों को देवगुरु और दैत्य गुरु कहा गया। ये दोनों अस्त हुए बड़े घातक हैं। अगर ये दोनों न होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इन दोनों ग्रहों के कारण मनुष्यता का बड़ा कल्याण हुआ है, अकल्याण भी हुआ है। जो प्रकृति के विरुद्ध चले हैं उनका नुकसान भी हुआ है। अकल्याण भी हुआ है और कल्याण भी हुआ है। अच्छे बलशाली पैदा हो जाएं बच्चे, शुक्राणु मजबूत होंगे तो, और अधिक बुद्धि संपन्न हो जाएं व्यक्ति तो भी जनता खुशहाल होगी। अच्छे लीडर मिलेंगे, अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे, अच्छे व्यापारी मिलेंगे, अच्छे इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स मिलेंगे। अच्छा होगा, सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। अगर दिमाग सही है, अगर बुद्धि सही है तो रास्ता भी आप सही ही चुनोगे। और इसका एक फैसला गलत और भविष्य न जाने कौन से अंधकार में डूबेगा। इसलिए दैवज्ञ पुरुषों ने कहा कि भाई समझ जाना, जैसे ही गुरु अस्त हो बड़े फैसले मत लेना। वो चाहे शादी के हों,
व्यापार के हों, नए घर को खरीदने के हों, नए घर में प्रवेश करने के हों, या कोई भी अहम फैसला जो आपकी जिंदगी या आपकी पीढ़ियों से संबंधित है, वो फैसला ना लें। अगर बृहस्पति अस्त है तो, अगर शुक्र अस्त है तो स्त्री गर्भधारण न करे। यह होता है तारा अस्त और तारा उदय। भ्रांतियां तो हर चीज को व्यापारी लोग पैदा ही कर लेते हैं, उनकी तो मैं बात ना करूंगा। मैंने आपको तथ्य और सत्य जैसा मैंने देखा समझा, दैवज्ञों से पूछा, सिद्धों बुद्धों से पूछा, उसका मर्म मैंने आपको रस रूप में आज बता दिया। धन्यवाद।